एयरलाइन इतनी बड़ी कि उसके पास 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, लेकिन अपने एक एयरक्राफ्ट को वो एक एयरपोर्ट पे पार्क करके भूल जाते हैं। और एयरक्राफ्ट को इतना सस्ता एसेट नहीं है, हजारों करोड़ों रुपए के एयरक्राफ्ट, स्टेट ऑफ द एयरक्राफ्ट आते हैं। उस एयरलाइन का नाम है हमारा महाराजा एयर इंडिया, जो कि टैक्स पेयर मनी से चलता था कुछ साल पहले तक। हालांकि अब सरकार ने इसको प्राइवेटाइज कर दिया, लेकिन जब का ये इंसिडेंट है तब एयर इंडिया सरकारी थी और टैक्स पेयर मनी से चलती थी। एयर इंडिया ने एक अपना बोइंग 737-200 जहाज कोलकाता के एयरपोर्ट पर 13 सालों तक छोड़ दिया और उनको पता भी नहीं था कि वो उस एयरक्राफ्ट को ओन करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ये एयरलाइन प्रॉफिट में जा रही है, एयरलाइन हर साल हजारों करोड़ों रुपए का लॉस कर रही है, सरकार से हर साल बेल आउट पैकेज मांग रही है और इतनी ज्यादा यहाँ पे मिस मैनेजमेंट की एक एयरक्राफ्ट पड़ा हुआ है एयरपोर्ट पे और उनको पता ही नहीं है। पेपर वर्क से गायब हो चुका है, सबके ख्यालों से गायब हो चुका है। रिसेंटली इस एयरक्राफ्ट को डिस्कवर करा गया। तो चलिए एयर इंडिया की ऐसी कुछ कहानियां और भी ज्यादा रोचक कहानियां जहाँ पे एयर इंडिया का मिसयूज किया गया था जब वो एक सरकारी कंपनी थी, मिनिस्टर्स के द्वारा और बाकी अधिकारियों के द्वारा। What's up guys, welcome back to another इंटरेस्टिंग एपिसोड। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है गौरव सनेजा और मैं एक कमर्शियल पायलट रह चुका हूँ इंडिया में एंड मैंने 10 साल तक कमर्शियल फ्लाइंग की एज अ कैप्टन। तो ये एयरक्राफ्ट था विक्टर टैंगो एको होटल। ये 43 ईयर ओल्ड बोइंग 737 का 200, पुराने जब बोइंग्स आते थे उनके पतले इंजन होते थे। तो ये एयरक्राफ्ट 1982 में अलायंस एयर के पास आया। तो अलायंस एयर इनकी सब्सिडरी थी और रीजनल रूट्स फ्लाई करती थी। 2007 में इसको एक फ्रीटर यानी कार्गो एयरप्लेन डिक्लेयर कर दिया गया और इंडिया पोस्ट का उस पर लोगो लगा के ये अपना ऑपरेशंस करते थे। 2007 से 2012 तक इसने फ्लाई किया एज अ फ्रीटर इंडिया पोस्ट के अंदर। 2012 के बाद ये एयरक्राफ्ट गायब हो गया। आप सोचोगे गायब कैसे हो सकता है एक एयरक्राफ्ट जो इतना महंगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का आता है, और जबकि ये एयरलाइन कोई प्रॉफिट में भी नहीं जा रही है, हर साल एक लॉस बना रही है। देखिए हुआ ये 43 ईयर ओल्ड जेट abandoned at Kolkata airport since 2012. It vanished from records. No depreciation, no insurance, no maintenance log. जो प्री प्राइवेटाइजेशन एरा था जहाँ पे एयर इंडिया को मंत्रियों ने अपने पर्सनल एयरलाइन, पर्सनल चार्टर की तरह यूज किया था, जिसमें हम आगे आएंगे, इसमें एयर इंडिया का इतना नुकसान हुआ कि भाई कोई कहने की बात नहीं थी। और फिर सरकार को इसको मजबूरन बेचना ही पड़ा बिकॉज इट बिकेम सच अ बिग फैट एलिफेंट कि इसको प्रॉफिट में लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था सरकार के लिए। 2012 से ये कोलकाता एयरपोर्ट पे पड़ा रहा और एयरपोर्ट पे जब एयरक्राफ्ट होता है उसके पार्किंग चार्जेस देने होते हैं, तो उनको वो भी नहीं पता और कोलकाता एयरपोर्ट ने उनको अब जाके बताया और फिलहाल इस एयरक्राफ्ट को बेच दिया गया। जब एयरक्राफ्ट कंपनी के पास होता है तो उसका डेप्रिसिएशन लगता है, उसके इंश्योरेंस रिकॉर्ड होते हैं कि अब मेंटेन, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी ये मिस हो गया और फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी मिस हो गया और रजिस्ट्री से भी मिस हो गया। और पार्किंग चार्जेस कैसे पे करे थे कोलकाता एयरपोर्ट, किसको इनवॉइस रेज करा था भाई वो भी नहीं पता, और मेंटेनेंस और ये सब हुआ टैक्स पेयर मनी से। तो देखिए दो एयरक्राफ्ट जो 2012 में डीकमीशन कर दिए गए, विक्टर टैंगो एको होटल और विक्टर टैंगो एको गोल्फ EGG एको गोल्फ को राजस्थान में बेच दिया गया, जहाँ पे वो एक रेस्टोरेंट बना हुआ। जब आप जयपुर हाईवे पे जाते हैं तो बीच में एक एयरक्राफ्ट है एयर इंडिया का जहाँ पे अब रेस्टोरेंट खुल गया। दूसरा एयरक्राफ्ट जो EHH है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पता नहीं कैसे छूट गया एंड इट इज सरप्राइज कि एयर इंडिया को भी ये पता नहीं था और अब जब जाके एयर इंडिया के CEO को पता चला वो भी हैरानी कैसे हो गया एंड फिलहाल उस एयरक्राफ्ट को बेच दिया गया। बट दिस वाज अ शॉकर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं एयर इंडिया के बाकी ब्लंडर्स के ऊपर। लेकिन 2010 की ये न्यूज़ है। उस समय इंडिया में सिविल एविएशन मिनिस्टर थे प्रफुल्ल पटेल, जिन्होंने 2004 में चार्ज संभाला था। और अगर आप डेटा देखेंगे तो 2004 के बाद एयर इंडिया का ग्राफ बिल्कुल नीचे गया। 2010 के इंसाइड में वापस आते थे कि IPL उस समय चला था, 2008 में IPL शुरू हुआ था। तो प्रफुल्ल पटेल की बेटी जो कि पूर्णा पटेल है, उन्होंने बोलते हैं कि एक एयरक्राफ्ट एयर इंडिया का उसमें पैसेंजर फ्लाइट जा रही थी, उसको कैंसिल करा के उन्होंने उसको खुद के लिए चार्टर करवाया चंडीगढ़ से कोयम्बटूर। तो देखिए मामला है 23 अप्रैल 2010 का। दिल्ली टू कोयम्बटूर एयर इंडिया फ्लाइट IC 7603 scheduled to leave at 5:20 AM। 20 अप्रैल को ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट था। 12 घंटे पहले सारे पैसेंजर को सूचित किया गया कि आपकी अब फ्लाइट दूसरे में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस फ्लाइट में एविएशन मिनिस्टर की जो बेटी है पूर्णा पटेल एंड सम IPL प्लेयर्स वो जाएंगे चंडीगढ़ से चेन्नई।
देखिए पूर्णा उस समय आईपीएल की हॉस्पिटैलिटी मैनेजर थी, तो उनके कहने पे एयर इंडिया को ये करना पड़ा क्योंकि उनके फादर एविएशन मिनिस्टर थे। हालांकि एविएशन मिनिस्टर ने इस न्यूज़ से पूरा खंडन किया कि उसको ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। एयर इंडिया ने भी ये कहा कि ये टेक्निकल रीजंस की वजह से हमें फ्लाइट शिफ्ट करनी पड़ी, लेकिन ये चार्टर फ्लाइट टेक ऑफ करी थी और जो एक्चुअल फ्लाइट जिसमें पैसेंजर्स जा रहे थे वो पहुंचे अपनी डेस्टिनेशन 3 घंटा लेट किसी और एयरक्राफ्ट से। ये केस काफी हाईलाइट हुआ था उस समय और ये एक ऐसा केस था जो पब्लिक डोमेन में आ गया। पता नहीं कितने ऐसे केस होंगे जो पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगे। बढ़ते हैं दूसरे केस की ओर। केस नंबर 3 जिसको सुन के आपको थोड़ा गुस्सा भी आएगा कि टैक्स पेयर मनी की बर्बादी किस हिसाब से होती थी। 2012 में ये इशू लाइमलाइट में था, बट हुआ ये 2010 में था। बैंगलोर से माले जा रही थी फ्लाइट IC965 25 अप्रैल 2010 को। पहले ही एयरक्राफ्ट जा रहा था एयरबस 319 जिसमें कि 7 बिजनेस क्लास सीट्स होती हैं जो कि सारी बुक्ड और फुल चल रही थी। एयरबस 319 थोड़ा छोटा जहाज है। अब जो उस समय के एविएशन मिनिस्टर थे प्रफुल्ल पटेल, उनकी फैमिली को माले ट्रैवल करना था, तो उस समय क्या किया गया कि एयरबस 319 को हटा के वहां पे एक बड़ा एयरक्राफ्ट लगाया गया जो कि एयरबस 320 है, जिसमें कि 20 बिजनेस क्लास सीट होती है ताकि प्रफुल्ल पटेल के पूरे परिवार के लोगों को बिजनेस क्लास ट्रैवल करने को मिले। अब इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये है कि जो उस 320 एयरक्राफ्ट था वहाँ पे और कोई पैसेंजर नहीं था, तो जो इकोनॉमी क्लास में 50 सीटें खाली गई और ये सब हो रहा है टैक्स पेयर के पैसे पे। सुभाष अग्रवाल एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे जिन्होंने आरटीआई फाइल की। पहले तो एयर इंडिया ने इसमें कोई डिटेल्स देने से मना कर दिया, ये बोलते हुए कि ये उनका एक प्राइवेट मामला है और जो भी चेंजेस हुए थे वो ऑपरेशनल रीजंस की वजह से हुए थे। और एयर इंडिया ने इसमें प्राइवेसी इश्यूज भी बताए। लेकिन जब ये मैटर सीआईसी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट ओवर रूल्स एनी प्राइवेसी। ऑल्सो एयर इंडिया एक पब्लिक कंपनी है, मतलब कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो वहाँ पे प्राइवेसी का कोई बात ही नहीं होती। अगर ऐसा मिसमैनेजमेंट हो रहा है और पब्लिक के पैसे पे हो रहा है तो बिल्कुल इसकी डिटेल्स जारी करनी चाहिए। जो जब डिटेल्स जारी हुई, आरटीआई लगी, तब ये पता चला कि प्रफुल्ल पटेल के फैमिली के उसमें बहुत सारे मेंबर्स थे। हालांकि जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये चार्जेस को पूरा डिनाई किया और बोला कि उनको ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी कि एयर इंडिया ने कोई एयरक्राफ्ट चेंज भी किया। देखिए एक और संगीन आरोप लगता है एयर इंडिया के ऊपर कि एयर इंडिया ने अपने जो प्रॉफिटेबल रूट थे जिन पे उसकी 90% ऑक्यूपेंसी थी वहाँ पे अपने स्लॉट्स वापस ले ली। मतलब जानबूझ के बोला कि मैं वहाँ फ्लाई नहीं करूँगी। उसकी जगह उसने वो स्लॉट्स प्राइवेट एयरलाइंस को उस समय वहाँ पे दे दिए, या फिर प्राइवेट एयरलाइंस आ गई वो स्लॉट खाली दे के। अब क्या हुआ ये उनको पता होगा, लेकिन उससे एयर इंडिया को बहुत नुकसान हुआ। ऑलरेडी ये कंपनी 3,000, 4,000, 7,000 करोड़ के सालाना लॉस पे थी। उसके ऊपर से प्रॉफिटेबल रूट से अपने आप को खींच लेना ये एक बहुत बड़ा बैड डिसीजन साबित हुआ कंपनी के लिए। हम लोग जब फ्लाई करते थे तो हमें एयर इंडिया के पुराने कैप्टन्स बोलते थे कि चेन्नई से सिंगापुर एक ऐसा कार्गो का था कि जहाँ पे पैसा बनता ही बनता है। एयर इंडिया ने वो रूट भी दान कर दिया, क्योंकि दानवीर है ना, टैक्स पेयर का मनी है, वो दान कर दिया। अब वहाँ पे कोई और एयरलाइन आ जाती है। उस समय जैसे कौन सी एयरलाइन थी इंडिया में, अगर मैं नाम लूँ, किंगफिशर था, जेट था, इंडिगो था, तो वो लोग फिर फ्लाई करते थे वो रूट और वो लोग पैसा कमाते थे। एयर इंडिया में इतने स्कैम हुए जिसमें से कि ये वाला स्कैम पर्टिकुलर, ये वाला स्कैम और मिस मैनेजमेंट का स्कैम जो एयर इंडिया का और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर हुआ, ये बोलते हैं कि दिस इज द वर्स्ट इंडियन स्कैम जो कि इंडियन जनता को कभी पता ही नहीं चला। मैं उस पर आऊंगा थोड़ी देर में। एयर इंडिया जब अपने प्रॉफिटेबल रूट्स गिव अप करती थी तो उसको रूट रैशनलाइजेशन का नाम देती थी कि हमको रूट्स रैशनलाइज करने हैं ताकि हमारी लॉस मेकिंग कम हो सके। लेकिन ऑन पेपर हर साल उनकी लॉस मेकिंग बढ़ रही थी। अगर लॉस मेकिंग की बात करें तो 2004 में जब प्रफुल्ल पटेल ने जस्ट एविएशन मिनिस्ट्री का भार संभाला था तो एयर इंडिया प्रॉफिट में थी 65 करोड़ के और इंडियन एयरलाइंस 71 करोड़ के। 2005-06 में भी प्रॉफिट हल्का सा। 2006-07 से ये लॉस में जाना शुरू हो गई। 540 करोड़ का लॉस एक को, 320 करोड़ का लॉस एक को। और उसके बाद जब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर हुआ, दोनों कंपनियों को एक बनाया गया ये बोल के कि हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, हम कॉम्पैक्ट कर रहे हैं अपने ऑपरेशंस को ताकि लॉस कम हो सके और हमें प्रॉफिट हो सके। उस साल के बाद से प्रॉफिट 2200 करोड़, 5500 करोड़, 2010-11 में 6800 करोड़, 2011-12 में 7800 करोड़, 2021-22 में 9500 करोड़ का लॉस, 2022-23 में 11,000
388 करोड़ का लॉस, और ये लॉस अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। प्राइवेटाइजेशन के बाद थोड़ा लॉस रुका 2023-24 में, बट इस साल वो फिर ऊपर जाने के कगार पे। कभी भी जो दो देश होते हैं ना, उनके बीच में बायलैटरल राइट्स होते हैं। अब जैसे आप मान लीजिए कि इंडिया है और सिंगापुर है, तो इंडिया कहेगा भाई तुम्हारे हम 3 एयरलाइंस अलाउ करेंगे, तो सिंगापुर कहेगा हम भी आपके 3 एयरलाइंस को अलाउ करेंगे आने के लिए, और इसमें नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड हो जाती है। वो बोलता है कि भाई आप एक वीक में मेरे यहाँ 10,000 सीट्स लेके, मतलब 10,000 पैसेंजर्स लेके आ सकते हो मैक्सिमम, कम भी चलेगा। तो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि यार वीकली कितनी फ्लाइट जाएंगी, और सेम आप राइट्स दूसरी कंट्री को भी देते हो कि इंडिया 10,000 दे रहा है, सिंगापुर 10,000 दे रहा है, दोनों भैया खुश खुश। ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट हो गया। तो अब इंडिया के पास एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों के राइट्स थे। तो अब क्या किया सरकार ने कि उनको प्राइवेट एयरलाइंस को ये ज़्यादा सीटें या ज़्यादा रूट्स देने थे, तो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन को मर्ज कर दिया गया। अब वो हो गई एक एयरलाइन। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तो बहुत दिल ले रहे हैं, हम लॉस झेल लेंगे, क्योंकि ये लॉस हमारा नहीं है, पब्लिक का है। हम तो 5 साल के लिए हैं, 5 साल बाद हम चले जाएंगे, पब्लिक अपना रोती रहेगी, हम देख लेंगे। तो वो प्राइवेट एयरलाइंस को बहुत फ़ायदा हुआ, और अपनी जो एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस थी उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। देखिए 2011 में पब्लिश रिपोर्ट कहती है कि ग्रेटर फ्लाइंग राइट्स टू ग्लोबल एयरलाइंस वर एट द एक्सपेंस ऑफ एयर इंडिया। सेकेंड पैराग्राफ में कहता है टिल 2008 एयर इंडिया ऑपरेटेड ऑन सम ऑफ द मोस्ट lucrative and money making routes. However, under the new route rationalization policy, as many as 32 profitable routes including the Gulf sector were gift wrapped and given to international carriers. अब आप ही बताइए कि ये गिफ्ट क्यों दिया गया? क्या वहां से कुछ इंसेंटिव मिला इसलिए दिया गया, या ऐसे ही दान कर दिया गया? आप इसके बेस्ट जज है। देखिए ये कैग की रिपोर्ट है जिसके फाइनल कंक्लूजन हम लोग आते हैं। तो कैग की रिपोर्ट भी ये कहती है कि a liberalized policy on bilateral entitlements for international air travel introduced by Government of India without affording adequate time to Air India and Indian Airlines and subsequent rights being liberally approved to foreign carriers without any quid pro quo to Indian carriers. Quid pro quo मतलब मैंने कराया तेरा फायदा, तू करा मेरा फायदा, एक लीगल टर्म है। तो मैंने जो आपको समझाया वो थोड़ी लीगल भाषा में कैग ने भी बोल दिया अपनी फाइंडिंग्स में। बाकी उन्होंने कहा कि जो लॉस क्यों हो रहा है एयर इंडिया को, एल टाइम मर्जर, ये मर्जर जो हुआ एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का, सब पायलट्स बोलते हैं, पुराने पायलट्स की एयर इंडिया तो फिर भी फायदे में थी, और ये मर्जर करके दोनों कंपनियों को मार दिया सरकार ने। तो 2019 में एक और न्यूज़ पब्लिश हुई थी कि ईडी ने छापा मारा है, एंड ईडी ने पता लगाया है कि क्रिमिनल कंप्लेंट रजिस्टर्ड बाय द ईडी फॉर एलिजेड इरेगुलरिटीज इन फिक्सिंग एयर स्लॉट्स फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस दैट पर्पसली लेड टू लॉसेस फॉर एयर इंडिया। कि एक एयरलाइन के पास सबसे जो इम्पोर्टेंट एसेट होता है वो उसके स्लॉट होते हैं। मतलब आपके पास अगर लंदन का स्लॉट है, यहाँ से फ़्लाइट रात को 8 बजे डिपार्ट कर रही है और वहाँ सुबह 6 बजे पहुँच रही है, तो सारे बड़े लोग, बड़े बिजनेसमैन वही फ़्लाइट प्रेफर करेंगे। यहाँ दिन भर का काम कर लिया, बिजनेस क्लास में गए अपना, वहाँ सोए, लंदन सुबह 6 बजे पहुँच गए, तो वहाँ का दिन यूटिलाइज हो गया। तो ये जो स्लॉट होते हैं, प्राइम स्लॉट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई इसको मिस करना नहीं चाहता। जैसे यहाँ पे आज की डेट में सबसे प्रॉफिटेबल रूट दिल्ली मुंबई का स्लॉट लेना सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आपको स्लॉट मिल गया, उस पर आप एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं कर रहे, तो आपका स्लॉट वो कैंसिल हो जाता है। तो एयरलाइन कभी नहीं चाहेगी कि उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है वो कहीं जाए, और एयर इंडिया ने अपने आप से वो स्लॉट्स, वो एसेट्स वो दे दिए प्राइवेट कंपनीज को जो प्रॉफिटेबल थे, जो हाई एसेट्स थे। देखिए लास्ट और सबसे चौंकाने वाला जो आपको स्कैम लगेगा जो एयर इंडिया में किया गया था, वो ये था कि एयर इंडिया लॉसेज में जा रही थी, एयर इंडिया के पास कैश नहीं था, और एयर इंडिया को ज़बरदस्ती एयरक्राफ्ट्स खरीदवाए गए, बैंकों से लोन लेके। हालत यहाँ तक पहुँच गई थी कि एयर इंडिया का सालाना रेवेन्यू, मैं प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कर रहा, सालाना रेवेन्यू 7,000 करोड़ का था, और लोन इतना कि उसका सिर्फ इंटरेस्ट, ब्याज बैंकों का 6,000
करोड़ का बन रहा था। मतलब 7,000 करोड़ का रेवेन्यू, जिसमें कि कंपनी 5-6 हजार करोड़ लॉस में है, और उस लॉस में होने के बावजूद 6,000 करोड़ बैंक को ब्याज देना है। इतने ज्यादा मिसमैनेजमेंट के चलते एक FIR भी हुई। उस टाइम के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे और बाकी जो अफसर काम करते हैं, जो अफसरशाही काम करती है भारतीय खेमे में, ये CBI की रिपोर्ट आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये नंबर्स हैं अंडर सेक्शन 154, डेट यहाँ पे दी हुई है 29 मई 2017 को ये फाइल हुई थी। एंड सुप्रीम कोर्ट में एक स्पेशल लीव पिटीशन, जिसको कि SLP बोलते हैं, वो फाइल करने के बाद ये कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट द्वारा, जज द्वारा फाइल की गई थी। तो होते श्री प्रफुल्ल पटेल, द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, बाय अब्यूजिंग हिज पोजीशन एज पब्लिक सर्वेंट, टुक डिसीजन फॉर मैक्सिमम परचेज ऑफ 111 एयरक्राफ्ट फॉर नेशनल एयरलाइंस costing about 70,000 crores. एयर इंडिया विच वॉज शोइंग अ प्रॉफिट, 100 करोड़ का प्रॉफिट और 70,000 करोड़ के प्लेन ऑर्डर पे लगा दिए गए। इट डिड नॉट हैव द कैपेसिटी टू परचेज इवन फ्यू एयरक्राफ्ट, इमीडिएटली वेंट टू ह्यूज लॉसेस, क्योंकि इतना जब ब्याज भरना पड़ेगा 70,000 करोड़ का, तो कहाँ से भरेंगे आप। देखिए, ये द डिसीजन बेनिफिटेड फॉरेन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स एंड कॉज लॉस टू द नेशनल कैरियर्स। अब इसकी इनसाइड स्टोरी क्या मैं आपको बताता हूँ, और वो विकीलीक्स में आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। देखिए, एयर इंडिया ने सबसे पहले 28 एयरबस का ऑर्डर दिया, और ये ऑर्डर 1996, क्योंकि एक बड़ा डिसीजन होता है किसी एयरलाइन के लिए कि 20 एयरक्राफ्ट, 25 एयरक्राफ्ट, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आते हैं ये एयरक्राफ्ट, बहुत महंगे होते हैं। तो 1996 से बात चल रही थी, वो उसमें जो है सहमति नहीं बन पा रही थी, तो 28 एयरबस का प्लान था कि ले लेंगे। 2004 में UPA की सरकार आती है और फिर प्रफुल्ल पटेल वहां पे मिनिस्टर बनते हैं। 2004 के बाद तुरंत विद इन 5 to 6 मंथ्स अब डिसीजन ले लिया था कि नहीं, एयरक्राफ्ट तो जल्दी खरीदेंगे। वो 28 एयरबस को बढ़ा के पहले 111 एयरक्राफ्ट कर देते हैं, और उसके बाद एयरबस से वो कॉन्ट्रैक्ट छीन के बोइंग को दे दिया जाता है। और ऐसा बोलते हैं कि बोइंग में एक इंसान थे, एक व्यक्ति थे। देखिए, उस विकीलीक्स में एक दिनेश केसकर जी का नाम आता, जो सिएटल बेस्ड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे कमर्शियल एयरक्राफ्ट सेल्स एट बोइंग। तो बोलते हैं उनके थोड़े अच्छे रिलेशंस थे भारतीय सरकार के साथ, और उन्होंने कहा कि एयरबस को छोड़ के आप हमारे साथ आइए, हम आपको काफी अच्छी डील देंगे। तो भाई वहां से एयरबस से हो गई बोइंग, और 28 प्लेन, जो कि हमारे लिए फिर भी डिफिकल्ट थे, वहां से बढ़ा के 111 प्लेन कर दिए गए। अब ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद जो आपको चौंका देगा, अभी तक भी आप चौंकी कहोगे वैसे। उसके बाद सरकार ने और मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि हमारे प्लेन्स तो आने वाले, तो जब तक वो प्लेन्स नहीं आते, हम थोड़े और प्लेन्स ले लेते हैं लीज में, मतलब किराए पे थोड़े और प्लेन्स ले लेते हैं। तो वो उससे और एयर इंडिया पे जो है बोझ बढ़ गया। और उस समय तक एयर इंडिया के पास कोई खास लोड नहीं था, ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं कर रहे थे एयरलाइन को, क्योंकि जो बाकी दिक्कतें हैं कि भैया खाना ठीक नहीं है, सर्विस ठीक नहीं है, सीट रिक्लाइन नहीं हो रही, टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा, खाना बड़ा सा बेकार है, और ऑन टाइम नहीं चल रही, कुछ नहीं हो रहा, तो वो सब दिक्कतों के चलते वैसे भी लोग कम ट्रैवल कर रहे थे। और कम ट्रैवल के बावजूद खाली फ्लाइटें जा रही हैं, नए एयरक्राफ्ट खरीदे गए, और जब तक वो नए एयरक्राफ्ट नहीं आए, लीज पे और एयरक्राफ्ट ले लिए गए। जिसमें से कि एक इंसिडेंट बताया है CBI ने अपनी रिपोर्ट में कि एयर इंडिया ने ड्राई लीज लिए 4 बोइंग 777 5 साल के लिए 2006 में। वो तब लिए गए जब 2007 जुलाई में उनके खुद के बोइंग 777 आने ही वाले थे। सिर्फ इस एक छोटे डिसीजन से एयर इंडिया को 840 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अगर इस FIR को आगे जाके पढ़ेंगे तो कहते हैं कि लोन्स वर टेकन फ्रॉम US एंड इंडियन बैंक्स टू फाइनेंस द सेम, कॉजिंग एयरलाइन टू गो टू हैवी डेट एंड मेड टू सफर ह्यूज लॉसेस। 2001 में ये मेंशन किया गया, तो डिसाइड हुआ था इंटरनली कंपनी के द्वारा कि हम अभी एयरक्राफ्ट खरीदेंगे नहीं, क्योंकि उतनी पावर नहीं है, हम सिर्फ लीज कर लेंगे। देखिए, बड़े से बड़ी एयरलाइन, जैसे इंडिया में देखिए इंडिगो भी है, वो भी एयरक्राफ्ट लीज पे चलाते हैं। एक मिनिमम एयरक्राफ्ट वो खरीद लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर एयरक्राफ्ट लीज पे चलाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे आप देखिए ऊबर हो गई या ओला हो गई, नोबडी ओन्स एसेट, क्योंकि एक सक्सेसफुल कंपनी रन करने के लिए आपको मिनिमम एसेट चाहिए होते हैं। वहीं एयर इंडिया ने उल्टा किया, एयर इंडिया ने खरीदने शुरू कर दिए जहाज। जब आप किराए पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, तो मेंटेनेंस उनकी हेडेक, छोटी मोटी उनकी हेडेक, इंजन की प्रॉब्लम है उनकी हेडेक, कुछ चेंज कराना उनकी हेडेक, आपके पास तो किराए पे। एयर इंडिया ने उल्टा करना चालू कर दिया। इन 2001 and 2 एयर इंडिया मेड अ स्मॉल प्रॉफिट ऑफ 15 करोड़, शोइंग दैट इट डिड नॉट हैव द कैपेसिटी टू फंड अ परचेज ऑफ इवन सिंगल एयरक्राफ्ट। उसके बावजूद 111 एयरक्राफ्ट खरीदे गए। देखिए, यहाँ रिपोर्ट कहती है कि एयर इंडिया हैड अ टर्नओवर ऑफ 7,000 करोड़, but orders worth 35,000 crores were being placed
जिनका कि सिर्फ इंटरेस्ट 6,000 करोड़ रुपए का था। तो फाइनली सब मिला मिलो के 111 एयरक्राफ्ट बोइंग से हमने खरीदे। सच एन एम्बिशियस परचेज ऑर्डर वॉज मेड विदाउट स्टडिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एयर इंडिया की जरूरत है भी कि नहीं भाई। गाइस ये सिर्फ कुछ केसेस थे जो मैं आपके लिए एक कॉम्पैक्ट करके वीडियो बना सका। अदरवाइज एयर इंडिया को जो मिसयूज किया मंत्रियों ने भाई वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ये देखिए आप, या 498 करोड़ फॉर, तो मंत्रियों ने एयर इंडिया को अपनी प्राइवेट चार्टर की तरह यूज किया, उसके बिल कभी पे नहीं किए, एयर इंडिया वैसी लॉस में जा रही थी और इन पे डेट बढ़ती गई। तो गाइस ये सारे एलिगेशन जब मिनिस्टर पे लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं ये परचेज जो था ये मेरा एविएशन मिनिस्ट्री का डिसीजन नहीं था, ये कलेक्टिव यूपीए गवर्नमेंट का डिसीजन था। उस समय काफ़ी हल्ला हुआ था कि एयर इंडिया मैनेजमेंट ने मिसयूज़ किया फंड्स को, लेकिन बाद में मिनिस्टर ने भी डिनाई किया। और उसके बाद जब सीबीआई की फाइनल फाइंडिंग्स आई तो उन्होंने भी क्लोजर रिपोर्ट फाइल की मार्च 2024 में। 7 साल तक इस पर इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर ये पाया गया कि उसमें से जो एक इंस्टेंट था लीजिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, जब मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी बोइंग आने वाले थे 2007 में और उससे 1 साल पहले 2006 में हमने लीज कर लिया, तो उसमें लैक ऑफ एविडेंस में सबको क्लीन चिट दे दी गई। बाकी केसेस में भी जब ईडी और सीबीआई ने उन्होंने कहा कि हमें कुछ प्रैक्टिकल ठोस सबूत नहीं मिले कि उन्होंने एयर इंडिया के लिए कुछ ऐसा गलत किया है, तो उसमें भी क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि एक ब्राइबरी का केस भी सामने आया था जहाँ पे इंडियन कैनेडियन बिजनेसमैन थे, उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को $250,000 ब्राइब दी थी कुछ काम कराने के लिए। इसमें भी इनको क्लीन चिट मिल गई थी। और आप देखेंगे कि क्लीन चिट मिलने का टाइमिंग थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है, क्योंकि एनसीपी नेशनल कांग्रेस थी जो शरद पवार के अंडर थी, उसमें स्प्लिट हो गया। तो शरद पवार वाला जो गुट था वो एनडीए गवर्नमेंट के साथ आ गया एंड प्रफुल्ल पटेल हमेशा शरद पवार के साथ ही जाते हैं। तो जब ये लोग एनडीए में ज्वाइन करते हैं, 8 months आफ्टर ज्वाइनिंग एनडीए, सीबीआई फाइल्स क्लोजर रिपोर्ट और सारे केसेस में इनको क्लीन चिट दे देती है। ये देखिए न्यूज़ भी पब्लिश हुई थी, सीबीआई क्लोजेस करप्शन केस इन्वॉल्विंग प्रफुल्ल पटेल एज महायुति रेडीज फॉर पोल। सारी पार्टीज लगभग सेम ही है, अब ये नहीं कह सकते कि कोई पार्टी ऊपर है कोई पार्टी नीचे। हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है कुछ पार्टियों में, बट मोस्टली मेरे को किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम देश के लिए काम करना नहीं है, उनका काम देश को सुधारना नहीं है, उनका सिर्फ एक ही काम है, इलेक्शन जीतना। और वो उस इलेक्शन को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद लगा देते हैं और उन्हें शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि देश में टैक्स पेयर है उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।